हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम शिवानी है और आज 9 जून का द हिंदू का साइंस और टेक एनालिसिस हम करेंगे। इस चैनल का नाम है अनंत IAS PCS 07 और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। सबसे पहले हम देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस GS3 में IAS स्पेसिफिकली मैं बात कर रही हूँ, कैसे क्वेश्चंस अभी तक अपीयर हुए हैं। तो मैंने क्या किया, एक वेबसाइट पे मैं गई, इस रैंडम वेबसाइट आप भी जा सकते हो। बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स गूगल पे आपको मिल जाएंगी, वहां पे आप जा करके अभी तक के क्वेश्चंस का पैटर्न चेक कर सकते हो। GS3 की मैं बात कर रही हूँ, क्यों? क्योंकि साइंस एंड टेक का जो एनालिसिस है वो GS3 के सिलेबस में आता है और काफी वैरायटी के क्वेश्चंस यहाँ हम देख सकते हैं। तो मैंने क्वेश्चन 2021 से लेकर के 22-23 का क्वेश्चन पेपर अभी अपीयर नहीं हुआ है, इस वेबसाइट पे नहीं है। लास्ट ईयर आया होगा, ऑफ कोर्स 23 का अब आएगा क्योंकि प्री हुआ है, प्री के बाद मेंस होगा। नाउ 21 में देख रहे हैं आप कि क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं। और 20 तो एक हमारे सीरीज होना चाहिए, 2-3 स्क्रीनशॉट्स हैं, उस पर हम देख लेंगे कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। फिर उसके बाद हम एनालिसिस करेंगे आज संडे है और हिंदू में आता है बड़ा सेक्शन साइंस और टेक का, उससे कई सारे क्वेश्चन सालों में देखे गए हैं, प्री और मेंस के लिए आते हैं, तो जरूरी है उसको कवर करना। ऐसा नहीं कि सिर्फ हिंदू में आते हैं, द इंडियन एक्सप्रेस तो काफी और पेपर से भी कलेक्शन रहता है और जनरल साइंस पे क्वेश्चंस रहते हैं। पर क्योंकि ये यूपीएससी है, नॉर्मल SSC और बैंक के पेपर नहीं है कि ऊपरी सतह सवाल पूछ रहे हैं, डिटेल में सवाल होते हैं, तो थोड़ी सी डिटेल एनालिसिस भी होनी चाहिए और स्टडी भी होनी चाहिए। तो 21 में क्वेश्चन आप देखो, क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया है S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में। तो सिस्टम के बारे में टेक्निकली क्या है, S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है क्या, कहाँ कहाँ अवेलेबल है, वर्ल्ड में कहाँ अवेलेबल, इसमें सवाल था और 150 वर्ड्स पे इसको लिखना था। सो हाउ इज द S-400 एयर डिफेंस सिस्टम टेक्निकली सुपीरियर टू एनी अदर सिस्टम प्रेजेंटली अवेलेबल इन द वर्ल्ड। तो मतलब आपसे S-400 के बारे में पूछ रहे हैं, प्लस आपसे अदर सिस्टम्स के बारे में पूछ रहे हैं। मतलब आप देख रहे हैं ऊपरी सतह सवाल नहीं है, मेंस का सवाल है। ऑब्वियसली मेंस का क्वेश्चन IAS का तो इजी नहीं होगा फॉर श्योर, लेकिन S-400 के बारे में ही सिर्फ नहीं है, अदर सिस्टम्स के बारे में पूछ रहे हैं। तो आपको दोनों ही कंपैरेटिव एनालिसिस आपको स्टडी होनी चाहिए कि कौन कौन से डिफेंस सिस्टम इंडिया में यूज होते हैं और किससे कंपैरिजन किया जा रहा है। Now question 2, 21 का क्वेश्चन नंबर है, what are research and development achievements in applied biotechnology। तो बायोटेक्नोलॉजी पे सवाल होते हैं, लेकिन याद रखिएगा अधिकतर यूपीएससी में अप्लाइड वर्ड को दिमाग में रख के तैयारी करिएगा, क्योंकि जो भी टॉपिक पूछे जाते हैं वो अप्लाइड स्टडी पे या अप्लाइड डेवलपमेंट पे ही पूछे जाते हैं। सिर्फ नंबर्स नहीं चाहिए उनको, उसका क्या एग्जीक्यूशन है इसके बारे में भी बहुत डिटेल में पूछा जाता है। Now, how will these achievements help to uplift the poorer sections of society? पहले तो बताइए कि बायोटेक्नोलॉजी क्या है, अप्लाई उसका डेवलपमेंट क्या है, और साथ ही साथ उसका एप्लीकेशन किसके ऊपर, पुअरर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी के ऊपर कैसे हो सकता है, इसको 250 वर्ड्स में लिखना है, ये पूछा गया। Now, number 3, the Nobel Prize in Physics in 2014 was jointly awarded to Akasaki, Amano, and Nakamura, right, for the invention of blue LED in 1990s। अब आप थोड़ा सा दिमाग यहाँ लगा सकते हैं कि ब्लू एलईडी की जहां तक जब भी बात आएगी तो ये हमें एक एनर्जी सेविंग ऑप्शंस की तरह मिलता है। एलईडी हो गया, या फिर बिजली को बचाते हुए और बिजली की तकनीकी को बढ़ाते हुए एक बेटर ऑप्शन है, राइट। तो उसके ऊपर जो इन्वेंशन हुए उस पर ऑस्कर मिला है, सॉरी माय मिस्टेक, नोबेल प्राइज मिला है। तो नोबेल के ऊपर उन्होंने सवाल पूछा, तो आपको पता होना चाहिए। लोग कहते हैं भाई नोबेल प्राइज नहीं पढ़ने चाहिए, पूछा नहीं जाता है। ठीक है, डायरेक्टली नहीं पूछा जा रहा, लेकिन जो इन्वेंशन हुआ है उसके बारे में पूछा जा रहा है ना। हाउ हैज दिस इन्वेंशन इम्पैक्टेड द एवरीडे लाइफ ऑफ ह्यूमन बींग्स, ये भी पूछा जा रहा है। देखिए यहाँ पे भी सोसाइटी के बारे में पूछा गया कि सोसाइटी के ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट और अपलिफ्टमेंट कैसे हो सकता है। और उसके बाद ब्लू एलईडी का भी यहाँ पर इन्होंने पूछा कि एवरीडे लाइफ में ह्यूमन बींग्स के लिए ये कैसे इम्पैक्ट डालता है, यही पूछा गया है। ठीक है ना। अब देखते हैं 2020 में क्या पूछा गया, हाउ डू यू अंडरस्टैंड बाय नैनो टेक्नोलॉजी। ठीक है, देखिए यहाँ बायोटेक आया, यहाँ पे नैनो आ गया। ठीक है, एंड हाउ इट इज हेल्पिंग इन द हेल्थ सेक्टर, ये पूछ रहे हैं। उसके बाद हाउ इज साइंस इंटरवोवन डीपली इन विद इन आवर लाइफ। एक रैंडम सवाल है लेकिन साइंस के ऊपर है, तो हमको पता होना चाहिए कि साइंस का इंटरवोवन मतलब कि हमारी लाइफ में
कैसे डीपली इंटरवोवन है, अंदर कैसे जा चुका है। एंड व्हाट आर द स्ट्राइकिंग चेंजेस इन एग्रीकल्चर ट्रिगर्ड ऑफ बाय साइंस बेस्ड टेक्नोलॉजी। अगर आप साइंस बेस्ड टेक्नोलॉजी की बात करते हैं और एग्रीकल्चर को ऑप्ट करते हैं, तो ग्रीन रेवोल्यूशन से लेकर के आज तक जितने भी चेंजेस हुए हैं, सुपर फूड की बात होती है, सुपर सीड्स की बात होती है, ग्रीन रेवोल्यूशन की बात होती है, केमिकल्स की बात होती है, यूरिया की बात होती है, सभी आपके पास एक टाइमलाइन होना चाहिए और उसको आपको सबको जोड़ गांठ के 250 शब्दों में 250 या 150 में आपको लिखना है, या वर्ड लिमिट नहीं लिखी हुई है पर 250 मैक्सिमम तक आपको लिखने का ऑप्शन रहता है। ना कोविड 19 के ऊपर सवाल था, तो कोविड 19 को हम स्किप करते हैं फिलहाल के लिए। ना 2019 पे सवाल ये था कि व्हाट इज इंडियाज प्लान टू हैव इट्स ओन स्पेस स्टेशन एंड हाउ इट विल बी बेनिफिट आवर स्पेस प्रोग्राम। सो हमारे इंडियन स्पेस प्रोग्राम के ऊपर सवाल एक जेनेरिक क्वेश्चन है, और नहीं GS3 में, तो GS3 के अलावा 1 में या फिर कहीं प्री में एक सवाल बनते आए हैं। अगर आप पैटर्न चेंज होने के पहले के सवाल भी देखेंगे तो इंडियन स्पेस स्टेशन और इंडियन स्पेस प्रोग्राम के ऊपर सवाल होते ही होते हैं, चाहे वो किसी अस्त्र शस्त्र पे हो या फिर कोई इसरो का प्लान हो, कोई ऐसे कोई हम नया इन्वेंशन हम लोग कर रहे हो, साइंस के ऊपर स्पेस स्टेशन पे तो होगा ही होगा, सालों में देखा गया है। तो उसके बाद हाउ कैन बायोटेक्नोलॉजी हेल्प टू इम्प्रूव द लिविंग स्टैंडर्ड्स ऑफ फार्मर्स, ठीक है। नाउ गिव एन अकाउंट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट फॉर न्यूक्लियर साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन इंडिया, ठीक है। व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ अ फास्ट ब्रीडर रिएक्टर प्रोग्राम इन इंडिया, ठीक है। क्लियर है। तो साइंस एंड टेक और साइंस स्पेस स्टेशन, इसरो, इन सबको जोड़ के साइंस के क्वेश्चन बनने लाजमी है। Now, how is the government of India protecting traditional knowledge of medicine from patenting by pharmaceuticals companies? तो WTO, विपो याद है आपको, विपो और वर्ल्ड ट्रेड, राइट। WTO में जो बहस चलती रहती है पेटेंट को और कॉपीराइट्स को लेकर के, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज को लेकर के, IP को लेकर के, उसके ऊपर सवाल है ये। नाउ 2018 में पूछा गया कि बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स को पूछा गया, ठीक है, सत्येंद्रनाथ बोस के ऊपर, उस समय वो टाइमलाइन चल रही थी, न्यूज चल रही थी, उसके ऊपर सवाल है ये। Why is there so much activity in the field of biotechnology in our country? How has its activity benefited the field of biopharma? अब कहीं बायोटेक के ऊपर सवाल रिपीट हुआ, हाँ जी, ये टॉपिक ऐसा है कि रिपीट होना कोई बड़ी चीज नहीं है। तो बायोटेक हो गया, स्पेस स्टेशन हो गया, ग्रीन रेवोल्यूशन हो गया, आप यहाँ पे देखो, उसके बाद अप्लाइड बायोटेक हो गया, नैनो टेक्नोलॉजी हो गया, ये तो बहुत ही बिल्कुल बेसिक टॉपिक्स हैं जो आप स्किप कर ही नहीं सकते साइंस टेक में। उसके बाद है 2017 में देखा गया सवाल है कि स्टेम सेल थेरेपी उस वक्त चल रहा था, अभी भी चल रहा है, लेकिन जो टॉपिक प्रेजेंटली न्यूज में होते हैं, सवाल वाला नॉर्मल सी बात है। लुकीमिया, थैलेसीमिया, डैमेज कॉर्निया एंड सेवरल ब्रांच को कैसे कवर करता है, स्टेम सेल से क्या उपयोगिता है, क्या इंपॉर्टेंस है, क्या चेंजेस, क्या रिसर्च हो रहे हैं, पढ़ना जरूरी है। Now, India has achieved remarkable success in unmanned space mission, including the Chandrayaan and Mars orbiter mission. तो मार्स का जो हमारा प्लान है उसके ऊपर, जो मिशन है उसके ऊपर, सॉरी, चंद्रयान 2 के ऊपर जो मिशन है इस बार बहुत छपा है साल में। तो इस तरह के सवाल अगर आपको बराबर सीक्वेंस में दिख रहे हैं तो याद रखिए मेन से पूछा जाना कंपलसरी हो जाता है, ठीक है। तो ये जो सीरीज देख ली हमने अभी तक की 2021, 20, 19, 18, 17, कुछ सवाल इसमें अगर नहीं है तो आप रियल टाइम क्वेश्चन पेपर चेकआउट कर सकते हैं। तो हमें एक आइडिया मिल गया कि भाई GS3 में सवाल कैसे बनते हैं। अब आते हैं आज के संडे वाले न्यूज सेक्शन में। उसके बाद ये स्लाइड रह गई थी, इसको भी देख लेते हैं। 2016 में क्या आया, 15 में क्या, 15 का बहुत बड़ा क्वेश्चन लिस्ट है। तो 2016 में आया एलोपैथी के बारे में। उसके बाद इंडिया, देखिए, स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी आ गया ना, स्पेस साइंस में सबसे सवाल आ गया। नाउ व्हाट इज नैनोटेक पे भी दोबारा रिपीट हुआ, मतलब 16 और उसके बाद रिपीट हो रहा है नैनो टेक्नोलॉजी पे 2020 में। तो आप कहेंगे भैया 4 साल के गैप में रिपीट हो, पर ये जो ये बेसिक जेनेरिक टॉपिक्स हैं ये कहीं जाते नहीं है। आप इसको जब भी प्रिपेयर करें तो इसको लेकर के चले कि पूछा जा ही सकता है। सिलेबस तो पढ़ोगे ना यार, पर ये ध्यान रखिए कि जो भी आपका करंट अफेयर्स है उसमें कौन से टॉपिक चल रहे हैं उनको दिमाग में रखते हुए तैयारी करिए ना। 2015 पूछ रहे हैं डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के बारे में। उसके बाद पूछ रहे हैं to what factors can the recent dramatic fall in equipment cost and traffic of solar energy be attributed, all right, thermal power पे सवाल है ये। उसके बाद GPS एरा पे है, SPS स्टैंडर्ड पोजिशनिंग सिस्टम पे सवाल है, टॉपिक उस समय उठा था उसका है। और IRNSS पे भी सवाल प्री और मेंस दोनों में बने हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में है प्रोहिबिटिव लेबर दैट कैन बी सस्टेनेबली मैनेज बाय रोबोट्स। जैसे कि आजकल चैट GPT की बात ज्यादा चल रही है, तो मेरे को लगता है चैट GPT के ऊपर एक सवाल मेंस में इस बार होना तय है।
प्री में पूछा जा ही सकता है क्योंकि चैट जीपीटी बहुत बहस चल रही है। इनफैक्ट मैंने वो एप्लीकेशन यूज किया है एंड इट इज वेरी वेरी हेल्पफुल। आप उसमें किसी भी टॉपिक को आप पंच करिए, वो आपको सब कुछ लिख करके देगा। तो अकॉर्डिंग टू मी इट्स वेरी हेल्पफुल। बट अगेन ह्यूमन ह्यूमन बींग्स ने ही और ह्यूमन ब्रेन ने उसको बनाया है, तो वो उसकी लिमिटेशंस हैं। लेकिन फिर भी फिलहाल के लिए जो एप्लीकेशन है बहुत रिमार्केबल है, आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। इट्स फ्री, इट्स ओपन एआई, आप चाह करके उसको चेकआउट कर सकते हो फॉर योर अवेयरनेस, फॉर योर नॉलेज, राइट। ना क्वेश्चन नंबर 5 में डिस्कस द एडवांटेज एंड सिक्योरिटी एप्लीकेशंस इम्प्लीकेशंस ऑफ क्लाउड होस्टिंग के बारे में है। उसके बाद टीकेडीएल, कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो आपको लगता नहीं आ सकते आ जाते हैं, उसके लिए यूपीएससी फेमस है। तो उसमें सवाल है कि इंडिया ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी, इसमें क्या न्यूज में था ये उन दिनों जब 2015 की बात हो रही है, लेकिन किसी ने उम्मीद नहीं की थी सवाल पूछ लिया जाएगा, पर सवाल आया था। ऑलराइट, मुझे कैसे नॉलेज है क्योंकि उस वक्त मैं भी अपीयर कर रही थी, तो मुझे पता है उन दिनों मैं पढ़ाई किया करती थी प्रिपरेशन के लिहाज से। आजकल मैं पढ़ाई करती हूँ आप सबके लिए। Alright, now come back to today's news section of the Hindu. इसमें पहले न्यूज है एविडेंस फॉर हाई एनुअल रेनफॉल 66 मिलियन ईयर्स अगो। अब देखिए सवाल, ये जो आर्टिकल है सवाल इसमें क्या बन सकता है? सवाल बन सकता है आईपीसीसी से, क्योंकि हमारा इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज एक ऐसा टॉपिक है जो प्री और मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। नाउ आर्टिकल कहता है कि 66 मिलियन ईयर्स पहले, राइट, क्या था? रेनफॉल, हाई एनुअल रेनफॉल बहुत ज्यादा था, बहुत इसके एविडेंस मिले हैं। तो इस एविडेंस को आपको प्रूव करने के लिए नहीं बोला जाएगा, बट ये पूछा जा सकता है कि भाई कब छपा, कहाँ छपा, कौन सा एरा था, और आईपीसीसी आज के समय में क्या कहता है। ठीक है, तो फॉसिल फ्यूल एमिशन हैज इंक्रीज द कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम प्री इंडस्ट्रियल लेवल ऑफ 280 ppm टू अबाउट 420 ppm इन 2023। देखिए प्री इंडस्ट्रियल एरा पे कार्बन एमिशन कितना था और कितना हमारा टारगेट है अचीव करने का, कितना हम अचीव कर सकते हैं, ये जो फैक्टर्स है इनको जरूर एक नोट्स में लिख लीजिएगा, कभी पूछा जा सकता है। The climate model suggests that a doubling of carbon dioxide will intensify the atmospheric circulation and consequently the rainfall। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है, जो जो हम एक्सपेक्ट करते हैं और जो होनी चाहिए, जो प्री इंडस्ट्रियल एरा की टाइम के एरा के हिसाब से है, उस केस में जो लेयरिंग ज्यादा हो रही है, तो क्या है, क्लाइमेट मॉडल सजेस्ट दैट अ doubling of carbon dioxide will intensify the atmospheric circulation and consequently the rainfall। इससे रेनफॉल पे इम्पैक्ट पड़ेगा, पड़ता ही है। द 2023 AR6 रिपोर्ट बाय आईपीसीसी, अब ध्यान, आईपीसीसी की रिपोर्ट कौन सी है? AR6। ये पूछा सकता है प्री में, मेंस का सवाल नहीं है, ये फैक्चुअल है। वंस इफ द कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन कंटिन्यूज unabated annual wettest day precipitation will increase by manifold across the continent। अब देखिए ये फैक्चुअल डेटा है, आपको पता क्या होना चाहिए कि भैया आईपीसीसी क्या है, उसके बाद पर्सिपिटेशन क्या चीज होती है, बारिश कैसे होती है, रेनफॉल क्या होता है, उसकी जो सब टाइप्स हैं, बारिश की जो बादल, क्लाउड्स, रेन, इसके ऊपर आपको जो बेसिक्स हम ज्योग्राफी में पढ़ते हैं वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उसके अलावा द अवेलेबल रिकॉर्ड्स ऑफ द एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर ओवर बोथ लैंड एंड ओशन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डेक्कन ट्रैप इरप्शन वर एनालाइज। और इसके साथ ही साथ इस इलाके के जो को डेटा को भी एनालाइज किया गया, उसके बाद एविडेंस आया है। ठीक है, और ये किन साइंटिस्ट ने काम किया? ये हमारे आईटी खड़गपुर के साइंटिस्ट ने काम किया है, और उसके बाद ये स्टडी निकल करके आई है। तो याद रखिएगा प्री के लिए आईपीसीसी की ये रिपोर्ट, AR6 रिपोर्ट इज इंपॉर्टेंट, अदरवाइज द फैक्चुअल डेटा अबाउट आईपीसीसी, रेनफॉल, पर्सिपिटेशन क्या है, कौन सा एरा था, ये सब हमको पता होना चाहिए, फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। इसलिए नहीं कि हिंदू में छपा है, इसलिए कि ये आपके सिलेबस का पार्ट है। सिलेबस क्या है मैं कई बार दिखा चुकी हूँ। इफ यू वांट मी टू शो इट अगेन, यू वांट टू डिस्कस द एंटायर GS3 सिलेबस अगेन, प्लीज पिंग मी और कमेंट मी। हम डिस्कस करेंगे डिटेल में एक बार फिर से पूरे सिलेबस को, और फिर से हम रीस्टार्ट कर सकते हैं, जो बच्चे फ्रेश हैं, जो फ्रेश स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए, और जो एक्सपीरियंस है उनके लिए भी। ठीक है, नाउ मॉडरेट एल्कोहल कंजम्पशन हैज नो हेल्थ बेनिफिट्स। देखिए ये जो टॉपिक है इस पे एक मेंस पे सवाल 100% बन सकता है, इसलिए नहीं कि अल्कोहल के ऊपर नहीं, जो स्टडी हुई है उसके ऊपर। तो याद रखिए कभी भी पॉइंट, किसी भी न्यूज आर्टिकल को देख के एकदम शुरू नहीं हो जाना है, आपको ये देखना है कि इसका प्रेजेंट में क्या स्टडी हो रही है, और इसके इम्प्लीकेशंस क्या हो सकते हैं, इसके इम्प्लीमेंटेशन क्या चल रहा है अभी, क्या क्या हेल्थ हैजार्ड्स हम लोग फेस कर रहे हैं अल्कोहल की वजह से, वो सब चीजें आपको दिमाग में रखनी है। भैया आपको आईएएस बनना है तो आईएएस के लेवल से सोचना भी पड़ेगा। ठीक है, अब इस न्यूज को थोड़ा तोड़ते हैं, मरोड़ते हैं, फिर समझते हैं।
तो ये जो स्क्रीनशॉट है ये इंपॉर्टेंट है। देखिए 1926 में एक स्टडी हुई, उसमें कहा गया था कि भैया थोड़े मॉडरेट लेवल पे अगर अल्कोहल ली जाती है तो वो हार्ट के लिए ठीक है। इशेमिक हार्ट डिजीज का नाम लिया है, उसके लिए थोड़ा लेवल पे सही चलता है। लेकिन फिर रिसर्चर्स ने माना कि उस समय जब ये स्टडी हुई थी तब से लेकर तब लोगों की लाइफस्टाइल अलग हुआ करती थी, और आज के समय में अल्कोहल कंजम्पशन किसी भी हालत में, किसी भी सूरत हाल में खराब है। क्यों? क्योंकि हम सबकी लाइफ स्टाइल बहुत ज्यादा खराब हो गई है। अब कुछ लोगों को पता ही नहीं होगा भाई लाइफ स्टाइल क्या चीज होती है। लाइफ स्टाइल का मतलब हो गया रात में देर से सोना, जंक फूड खाना, एक्सरसाइज ना करना, ऊटपटांग चीजों को कंज्यूम, इवन दिन भर फोन में लगे रहना, सिटिंग पोस्चर गलत होना, और ज्यादा रिलैक्सिंग पोजीशन पे रहना। तो इन सब चीजें से क्या होता है, मतलब बॉडी में एक्टिविटी जीरो हो गई, ऊपर से आप कंज्यूम करते हो अल्कोहल, तो आपकी बॉडी और उसको बढ़िया बेनिफिट्स लेने के बजाय उसको अगेंस्ट आपको रिप्लाई करती है। तो उन्होंने क्या कहा साइंटिस्ट ने, बट अ 2023 study found that the health benefits of moderate alcohol use was particularly because of healthy lifestyles. When these individuals were excluded, moderate alcohol was associated with increased heart disease risk. मतलब पहले की लाइफस्टाइल में और अब की लाइफस्टाइल में बहुत फर्क है, जिसकी वजह से जो मॉडरेट लेवल पे जो आपकी जो दारू भी लेते हो, अगर आप एक पैक दो पैक जो लोग बात करते हैं, वो भी गलत है। और ये स्टडी 3 महीने पहले आ चुकी है, ये इंडियन एक्सप्रेस सॉरी टाइम्स ऑफ इंडिया में भी छपी थी और इसमें भी आ गई है। तो इसके ये एक देखिए, अगर हम लोग की सोशल लाइफ में अगर बात करें, सोशल लाइफस्टाइल की बात करें, तो ये बहुत ही अप्लाइड सवाल है, क्योंकि आजकल आप देखो मेल फीमेल दोनों में ही अल्कोहल कंजम्पशन बढ़ता जा रहा है, एज पर द स्टडी, मैं ये खुद नहीं कह रही हूँ। नाउ ये जो टॉपिक है, ये हमारे सोशल लाइफ में इम्पैक्ट डालता है, और साथ ही साथ अगर अल्कोहल का कंजम्पशन बढ़ता है तो डेफिनेटली गवर्नमेंट लाइसेंसिंग भी तो बढ़ा रही है ना अल्कोहल देने के लिए, दुकानें खुल रही हैं, ठेके खुल रहे हैं। तो ये गवर्नमेंट का भी रोल इसके ऊपर आता है, क्योंकि सबसे ज्यादा टैक्स अल्कोहल से ही मिलता है, ठीक है, लिकर से ही आता है। तो अगर गवर्नमेंट इसको लाइसेंसिंग करती है, दुकान ज्यादा आउटलेट्स खोलती है, तो डेफिनेटली लोगों के पास कंजम्पशन लेने का या खरीदने का मौका भी बढ़ता है। तो दोनों तरफ से एक सवाल बन सकता है कि गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, क्योंकि अगर ज्यादा कंजम्पशन बढ़ रहा है, ज्यादा आउटलेट्स खुल रहे हैं, तो हार्ट डिजीज का खतरा बढ़ता है, और यंगस्टर्स में ज्यादा बढ़ रहा है। क्यों ऐसा है? बिकॉज 15 to 20 minutes ऑफ फिजिकल एक्टिविटी डेली लेड टू रिड्यूस मोर्टेलिटी एट सीन विद मॉडरेट अल्कोहल यूज। मतलब जो लोग अल्कोहल यूज करते हैं, अगर वो 15 से 20 मिनट की फिजिकल एक्टिविटी डेली करते हैं तो उसका मॉडरेट यूज कर सकते हैं अल्कोहल का। पर जिनकी बॉडी में कोई भी एक्टिविटी नहीं है, वो वेरियस कैंसर्स और हार्ट डिजीज से इफेक्ट ले सकते हैं, नेगेटिव इफेक्ट उनके ऊपर आ सकता है। तो एक सवाल मुझे लगता है टॉपिक बहुत ही जेन्युइन है, आप इसको पूरी स्टडी कर सकते हैं, हिंदू की वेबसाइट पे पढ़ें, क्वेश्चंस प्रिपेयर करें और मेंस की तैयारी करें। प्री के लिए तो आई एम नॉट श्योर, बट स्टिल यू कैन प्रिपेयर दिस टॉपिक फॉर मेंस, राइट। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है डाउन साइड ऑफ लिविंग इन हाई राइज बिल्डिंग्स। अच्छा, ये टॉपिक डॉक्टर बाला सुब्रमण्यम सर ने लिखा है, जो साइंस के ऊपर टॉपिक लिखते हैं, बहुत ही बढ़िया आर्टिकल्स लिखते हैं, कभी कभी साउथ पे, कभी कभी नॉर्थ इंडिया पे, कभी कभी जनरल टॉपिक्स पे। तो ये जो टॉपिक आज इनका ये है कि बड़ी हाई राइज बिल्डिंग्स में रहने की जो डाउन साइड का मतलब जो नुकसान है, उसके ऊपर आर्टिकल लिखा है। अब आप देखें, ये अगर आप ये टॉपिक है, ये अप्लाइड इश्यूज पे टॉपिक है, सोशल इश्यूज पे टॉपिक, क्योंकि आप देखिए जंगल कट रहे हैं, पेड़ काटे जा रहे हैं, बड़ी बड़ी हाई राइज बिल्डिंग बनाई जाती है ताकि लोगों को जगह मिल सके रहने के लिए। ऑल तो बहुत महंगे होते हैं फ्लैट से, हर छोटा इंसान नहीं रह सकता, बट स्टिल। तो इनके नुकसान क्या है? नुकसान है कि मोर प्रॉफिटेबल तो है, बट हायर कार्बन इम्पैक्ट है इन सबका। तो कार्बन इम्पैक्ट, क्योंकि हमें ग्रीन हाउस गैसेस कार्बन एमिशन के ऊपर जो रोक लगानी, जो हमारा टारगेट है 2027 के 2027 तक के जो टारगेट है, उसके बाद और जो 5 और 10 साल के इंडिया के टारगेट है, उसको लेते हुए जो कार्बन इम्पैक्ट है वो बहुत ज्यादा है इन हाई राइज बिल्डिंग का। तो ये जो स्टडी है, ये पढ़ने लायक है, आप इसको पढ़ें, इस पर नोट्स बनाएं, मेंस के लिहाज से ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको सजेस्ट करूंगी, जब भी आप ऐसे टॉपिक पढ़ें तो उसके छोटे छोटे नोट्स बना लें, सो दैट कि आपको जब भी टॉपिक प्री में टकराता है या मेंस में टकराता है तो कभी कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। ऑलराइट, नेक्स्ट है व्हाई इज चाइना लिमिटिंग एक्सपोर्ट्स ऑफ रॉ मटेरियल्स। जैसे ये टॉपिक साइंस का सेक्शन में नहीं है, ये एफएक्यू में छपा है, पर एफएक्यू के जो क्वेश्चन आंसर्स होते हैं ये वाकई रिलेवेंट होते हैं, इनसे बड़ी आसानी से प्री के टॉपिक्स निकल आते हैं, मेंस के निकलना कोई बड़ी बात नहीं है।
क्योंकि मेंस लाइक तो होते ही है, बट प्री के लिए भी काफी जो टॉपिक्स निकल आते हैं, मैं दिखाती हूँ कैसे। देखिए, मैंने इस आर्टिकल को आधे पार्ट में काट दिया, उसको क्रॉप किया। फिर देखिए, आप छोटे छोटे एब्रीविएशन मिलेंगे आपको यहाँ पे। देखिए, यूएसजीएस मिला आपको, जो है यूएस जियोलॉजिकल सर्वे। फिर मिला CRMS का फुल फॉर्म क्या है, क्रिटिकल रॉ मटेरियल अलायंस, ये है। उसके बाद आप ये देखिए, चाइना डेली में इंटरव्यू में छपा हुआ है कि भैया चाइना ने अपने आप को एक्सपोर्ट करने में लिमिट क्यों कर दिया है और इसका इंडिया पे इम्पैक्ट क्या होगा, ये आर्टिकल जरूर पढ़िएगा। उसके बाद आधा पार्ट अगर आप और कट डाउन करेंगे तो आपको छोटे छोटे एब्रीविएशन दिखाई देंगे। नेक्स्ट आर्टिकल है, वाई आर इंडिया रशिया ट्रेड पेमेंट इन क्राइसिस। ट्रेड पेमेंट इन क्राइसिस लिए है क्योंकि रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगे थे और इंडिया जो है रशिया से तेल लेने वालों में देशों में सबसे ऊपर टॉप पे आ गया था, बिकॉज इंडिया को पता था कि रशिया पर सैंक्शंस हैं, पर हमारे पुराने जो संबंध हैं रशिया से, उसके चलते उनसे तेल हम लेते रहे। और दूसरी बात कि इंडिया रशिया में रूपी रूबल उन्होंने एक सिस्टम बना लिया कि हम आपस में पेमेंट करेंगे, हम डॉलर को स्किप करेंगे, और ऐसा रूपी रूबल कनेक्शन बना, जिसकी वजह से आपस में एक चेन क्रिएट हो गई, जिसे कहते हैं डी डॉलराइजेशन। इसके ऊपर हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, बड़ा बढ़िया आर्टिकल आया था कि कई देशों ने कोविड के बाद से अपने ट्रेड की डेफिसिट को कम करने के लिए और ट्रेड बढ़ाने के लिए आपस में करेंसीज का निर्णय कर लिया कि भैया पेमेंट अपनी करेंसी में करेंगे, डॉलर को किनारे कर दो, उसे कहते हैं और जब डॉलर को धक्का मार किनारे कर दिया गया उसे कहते हैं डी डॉलराइजेशन। तो ये टॉपिक भी आपके लिए मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको पूरा पढ़ना आवश्यक है। अच्छा, जिसको ब्रेक डाउन करेंगे तो आप देखेंगे छोटे छोटे टर्म्स मिलेंगे आपको यहाँ पे, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट। स्विफ्ट का एक टर्म आया, जो स्विफ्ट पहले पूछा भी आ चुका है, जो बैंक के बच्चे जारी कर रहे हैं उनके जरूरी है कि इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन वर्ल्ड वाइड, इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन, मिस्टेक क्या हो रहा है, ओके, सो इसका फुल फॉर्म है सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन, ये इसका फुल फॉर्म है, ये प्री में आपसे पूछा जा सकता है। अच्छा, उसके बाद डी डॉलराइजेशन क्या है वो भी आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद सर्ज इन ऑयल ट्रेड बिटवीन इंडिया रशिया हैज लेड टू अ मैसिवली बलूनिंग ट्रेड डेफिसिट, ये वो आर्टिकल पढ़िए, हम डिस्कस कई बार से पहले भी कर चुके हैं, बट ये फैक्ट में आया है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप इसको पढ़ें और खुद के पॉइंटर्स निकालें। कि मैंने कहा था ना कि रूपी रूबल मैकेनिज्म नॉट वर्क, तो जो रूपी रूबल का मैकेनिज्म था इंडिया रशिया के बीच, क्या वो काम नहीं कर रहा है, डेफिसिट क्यों बढ़ रहा है, इसको पढ़ना जरूरी है। उसके बाद आपके लिए प्री के लिए सवाल कहां से बन सकता है कि ऑयल पंप, देखिए ये जो पिक्चर बनी है ना, इसमें लिखा है ऑयल पंप जैक्स आउटसाइड अल्मेटिविस इन द रिपब्लिक ऑफ ततरस्तान रशिया ऑन जून 5। तो ये जो जगह का नाम है ना, ये पूछा जा सकता है आपसे प्री के लिए। अगर आपने रशिया में, ऑब्वियसली हर कोई रशिया के मैप के बारे में मैप पढ़ रहा है, रशिया क्राइसिस के बारे में पढ़ रहा है, रशिया और यूक्रेन पढ़ रहे हैं हम लोग आजकल, तो अगर वहां से पूछा जाए कि ततरस्तान कहाँ है, तो भैया पहले कभी सुना नहीं, लेकिन पेपर में तो छपा है, तो आपको पढ़ना जरूरी है, उसमें मैप पे लोकेट करना जरूरी है, ताकि आपके प्री का सवाल अगर बने तो आप उससे आराम से कर सकते हो। तो ये थी मेरी आपको सलाह अभी तक की, तैयारी कैसे करें, क्या क्या पढ़ें। स्टडी और एनालिसिस हम और करेंगे आने वाले टाइम में, मैं इसकी प्रिपरेशन कर रही हूँ, सो दैट की जो टॉपिक मैं डिटेल में डिस्कस करती थी पहले, मेरा अभी भी करती हूँ, एडिटोरियल्स हो गए, इंडियन एक्सप्रेस के हो गए, मैं फिर से इसको लाने वाली हूँ। आपको सपोर्ट जरूरी है, बिकॉज अगर मैं वन वे मेहनत करती रहूंगी, आपका सपोर्ट नहीं मिलेगा, तो इस तैयारी का कोई मकसद नहीं है, कोई मतलब नहीं है, सॉरी मकसद तो है, मतलब नहीं है, ठीक है। तो मिलेंगे और डिस्कशन के साथ नेक्स्ट डिस्कशन में संडे के दिन। तब तक आप इसको गो थ्रू करिए, अगर आपके कुछ डाउट्स हैं, कमेंट्स हैं, तो प्लीज मुझे रिप्लाई बैक करिए, आई वुड बी हैप्पी टू हेल्प यू। और इसके साथ ही साथ, जैसे कि हम ये स्क्रीन, जैसे कि हम स्टडी करते जा रहे हैं, साथ ही साथ मैं आपके साथ मेंस क्वेश्चंस की एनालिसिस भी लेकर के आऊंगी, स्पेशली GS3 पे, सो दैट कि हम डिस्कस कर सकेंगे वो कौन कौन से एरियाज हैं जिसको हम स्किप ना करके तैयारी करें, जैसे कि नैनोटेक हो गया, बायोटेक हो गया, ग्रीन रेवोल्यूशन हो गया। ये जो जो जेनेरिक क्वेश्चंस है, बेसिक कभी हमेशा आएंगे ही आएंगे, उनको हम लेकर के आएंगे, उन पे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, सो दैट कि आप की जो मेहनत है, जो तैयारी है, उसमें एक योगदान हो सके, मेरा सपोर्ट हो सके, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट, और आज के वीडियो को देखने के लिए, सब्सक्राइब और शेयर करने के लिए धन्यवाद। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो तैयारी करते रहिए।